नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। 3 तरह के एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। तीनों के इंटरेस्टिंग स्टाइल्स के पीछे अपनी अपनी वजह होती है। आज के दौर में स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग इकट्ठा करने और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एंजल इन्वेस्टिंग एक बहुत कॉमन तरीका बन गया है। हालांकि एंजल इन्वेस्टर्स के पास इतने पैसे नहीं होते जितना किसी बड़े इन्वेस्टर के पास होते हैं, लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स किसी छोटे एंटरप्रेन्योर के सपने पूरे कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का पहला स्टेप ये जानना है कि आपको किस तरह के एंजल इन्वेस्टर्स की जरूरत है। अगर आप खुद स्टार्टअप में एंजल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके अगले कदम के लिए बेस्ट होगी। इस फील्ड में मौजूद कुछ सक्सेसफुल एंजल इन्वेस्टर्स की काबिलियत और उनके एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करने से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे स्टार्टअप की पहली टेस्ट मार्केट अक्सर इन्वेस्टर्स के फैमिली और फ्रेंड्स ही हुआ करते हैं, और क्विक एग्जिट स्ट्रैटेजी क्यों इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम जानें कि क्या चीजें एंजल इन्वेस्टर्स को कामयाब बनाती हैं, चलिए जान लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टिंग कितने तरह की होती है। स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले एंजल इन्वेस्टर्स 3 तरह के होते हैं: मोमेंटम इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स और अल्टरनेटिव इन्वेस्टर्स। मोमेंटम इन्वेस्टर्स अपनी गट्स और अपने विजन पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइस में किसी स्पेसिफिक पैटर्न या हार्ड डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय अगर मोमेंटम इन्वेस्टर्स को कंपनी के साथ कनेक्शन महसूस होता है या कंपनी उससे एंगेजमेंट करती है तो वह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फाउंड्री ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रैड फेल्ड एक लीडिंग मोमेंटम इन्वेस्टर हैं। जब किसी एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वह अपनी गट्स को एक खास तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो सॉलिड फाइनेंशियल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हब एंजल्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड वेरल जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की रेवेन्यू शीट को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करते हैं। वह पिछले 12 महीने से 24 महीने तक का कंपनी का डेटा रिव्यू करते हैं ताकि उन्हें समझ आ सके कि कंपनी आगे बढ़ पाएगी या नहीं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वह अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय इन्वेस्टमेंट की स्पेसिफिक फील्ड चुनते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एंटीक्स या वाइन, जिसके जरिए वह कुछ असर डाल सकें। ब्लू ट्री कैपिटल ग्रुप और ब्लू ट्री अलाइड एंजल्स के फाउंडर कैथरीन मॉट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन सॉलिड बिजनेस खड़ा करने में एंटरप्रेन्योर्स की मदद करते हैं, जिसमें उनका फोकस इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर होता है ताकि लोकल स्टार्टअप को जरूरत भर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। चलिए अब इन तीनों एंजल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स जैसे और लोग क्यों नहीं हैं? सीधा सा जवाब है, हर बिजनेस आइडिया में उतना पोटेंशियल नहीं होता। ये एक जैसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर फ्यूचर इन्वेस्टर को करना पड़ता है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस बिजनेस को सपोर्ट करना फायदेमंद है? एस्टैब्लिश्ड मोमेंटम इन्वेस्टर ब्रैड फेल्ड के पास इसके लिए कुछ तरीके हैं। उनका मानना है कि किसी भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट टारगेट में ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए: एक पेशेंट एंटरप्रेन्योर, प्रोडक्ट को लेकर के बढ़िया शुरुआती फीडबैक और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कोई भी इंसान जो अपने आइडिया को लेकर पेशेंट है, फेल्ड की बुक में उसे एंटरप्रेन्योर कहा गया है। आखिरकार अगर कोई बिजनेस लीडर अपने प्रोडक्ट को लेकर खुद ही एक्साइटेड नहीं है तो वह कस्टमर में इसे लेकर इंटरेस्ट कैसे पैदा करेगा? एक इन्वेस्टर के तौर पर फेल्ड का मानना है कि वह प्रोडक्ट उन्हें भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगना चाहिए। ये भी सच है कि ज्यादा से ज्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट नाकाम हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में पहले फेल्ड इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट को लेकर टारगेट ऑडियंस के साथ रोड टेस्ट किया गया हो। चलिए मान लेते हैं कि फेल्ड ऐसे किसी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं जो पूरी तरह से नेचुरल स्वीट्स बेच रहा हो। उन्होंने उस प्रोडक्ट के मार्केट पोटेंशियल का पता लगाने के लिए प्रोडक्ट को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। अगर फीडबैक पॉजिटिव मिलता है और उनके फैमिली और फ्रेंड्स को लगता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है तो वह उस प्रोडक्ट में जरूर इन्वेस्ट करेंगे। फेल्ड का किसी भी स्टार्टअप का हिस्सा बनने के लिए उसका एक और टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। वह अपने आप से सवाल पूछते हैं कि क्या अगर कंपनी में उन्हें कोई स्मॉल रोल से भी समझौता करना पड़े तो क्या तब भी वह लॉन्ग टाइम तक कंपनी में इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे? हालांकि वो स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स पर अचीवमेंट्स का या पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा बोझ नहीं डालते। जो चीज उनके लिए ज्यादा मायने रखती है वह बिजनेस और इन्वेस्टर के बीच का कनेक्शन है।
जब ये कनेक्शन सॉलिड होता है और स्टार्टअप फेल्ड के बाकी 2 क्राइटेरिया को मैच कर लेता है तो वह उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट के काबिल समझने के लिए वैल्यू इन्वेस्टर स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं। डेविड वेरिल एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उन्होंने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉर्पोरेट फंडरेजिंग का काम किया। उसके बाद दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर हब एंजल्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप की शुरुआत की। ये ग्रुप लोकल स्टार्टअप की तलाश में रहता है, मतलब ऐसी कंपनीज जिसमें उस हिसाब से ज्यादा पैसा भी ना लगे और एक बेहतरीन आउटपुट दे सके। यहाँ पर हब इन्वेस्टमेंट ग्रुप कोई बहुत ग्रेट विजन की तलाश नहीं करता, बल्कि वह देखता है कि क्या स्टार्टअप में जेन्युइन फाइनेंस ग्रोथ पोटेंशियल है। क्योंकि इस ग्रुप के ज्यादातर फाउंडिंग इन्वेस्टर्स का बैकग्राउंड लाइफ साइंस से रिलेटेड है। ये ग्रुप खास तौर पर डायग्नोस्टिक और हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करने से ये बचते रहे हैं। ऐसा क्यों? वेरिल का मानना है कि ऐसी कंपनियां $20 मिलियन से $40 मिलियन के फंड की चाहत रखती हैं, जो कि एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हब इन्वेस्टमेंट एक छोटा ग्रुप है और अगर फार्मा फील्ड में बड़े इन्वेस्टर से कंपटीशन हुआ तो ये परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए हब एंजल्स ने स्ट्रैटेजी बनाई और सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का फैसला किया जिन्हें कम पैसों की जरूरत हो। दूसरी चीज जो हब एंजल्स को दूसरी इन्वेस्टमेंट ग्रुप से अलग बनाती है वो ये है कि कंपनी किसी स्टार्टअप में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट नहीं करती। आमतौर पर इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को सिंगल इन्वेस्टमेंट की ऑफर करते हैं और बात खत्म। लेकिन हब एंजल्स ने बहुत बारीकी से नोटिस किया है कि अगर जरूरत पड़ने पर कई बार इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न बढ़ाया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल लोकलिटिक्स कंपनी है, जो ऐप को यूजर्स के मोबाइल एक्टिविटी देखकर इन ऐप एडवर्टाइजमेंट जनरेट करने में मदद करती है। हब एंजल्स ने कंपनी के लिए 2 इन्वेस्टमेंट राउंड में पार्टिसिपेट किया। अपनी शुरुआती सक्सेस के आधार पर कंपनी ने तब से दूसरी कैपिटल कंपनी से $16 मिलियन इकट्ठा कर लिए। दूसरे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की तरह लोकलिटिक्स भी जल्द ही ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां उसे हब एंजल्स की जरूरत नहीं होगी। तब एंजल इन्वेस्टर्स का काम खत्म हो जाएगा। 2007 में नॉर्थ वेस्ट एनर्जी एंजल्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन करके डेविड बैंक्स एंजल इन्वेस्टर बन गए। एक टिपिकल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर की तरह डेविड क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं और इस बात को लेकर बहुत क्लियर हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। डेविड का मानना है कि एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पर आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए जो आपको और आपके पैसे को जल्दी से एक्टिव होने का मौका दे। लेकिन अगर कंपनी ऐसे किसी सर्कमस्टांसेस के लिए तैयार ना हो तो डेविड का कहना है कि इसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप कंपनी के शेयर खरीद लें, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन पर कि जब आप बाहर निकलना चाहें तो कंपनी का मालिक उसे डिसाइडेड अमाउंट पर दोबारा खरीद लेगा। मिसाल के तौर पर अगर डेविड दूसरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मौजूदा एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहें तो उनकी पहले से की गई कंडीशन उन्हें और उनके पैसे को बाहर निकालने में मदद करेगी, जो कि अपने शेयर के लिए दूसरा खरीदार ढूंढने से बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर और फाउंडर दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद होती है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ऐसी डील क्यों करेगा। बहुत सारी कंपनीज शेयर के परसेंटेज दोबारा खरीदना पसंद करती है जब तक कि उस शेयर की कीमत कंपनी के मार्जिन से कम हो। इस तरह की अरेंजमेंट की वजह से कोई भी फाउंडर अपनी कंपनी के एक बड़े हिस्से का ओनर हो सकता है और अगर वह बेचना चाहे तो एक ग्रैंड एग्जिट ले सकता है। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि किसी स्टार्टअप का मार्जिन 40% है। अगर कंपनी अपने शेयर वापस खरीदने के लिए रिटर्न का 5% दे सकती है तो उसके पास 35% का मार्जिन होगा। ये किसी भी शेयर होल्डर के लिए एक अट्रैक्टिव और बेहतर रिजल्ट है। अपने पांव जमीन पर बरकरार रखने के लिए किसी एंजल इन्वेस्टर ग्रुप से जुड़ने की सोचिए। हमें नहीं पता कि एंजल इन्वेस्टर्स किसी टारगेट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं और उन्हें किसी इंस्पायरिंग स्टार्टअप कंपनी को डायरेक्ट फंड करने का फैसला लेते हैं। एक एंजल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी और उसके प्रिंसिपल की वजह से वह इफेक्टिवली फैसले ले पाता है, लेकिन अकेले दम पर यह काम कर पाना हमेशा आसान नहीं होता और तभी आपको एक इन्वेस्टर ग्रुप की जरूरत होती है। कैथरीन मॉट एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टर जो कि एक एंजल ग्रुप का हिस्सा है। चलिए जानते हैं क्यों। चलिए मान लेते हैं कि आपको एक एंटरप्रेन्योर का आइडिया बहुत पसंद आया। आप मार्केट में घुसने में उसकी मदद करने के लिए बेताब हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकर शुक्रगुजार भी। लेकिन आखिर वह आइडिया कितना बेहतरीन है। हो सकता है कि अपनी एक्साइटमेंट में आपने कुछ बड़ी प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर दिया हो। यहीं पर फेलो एंजल इन्वेस्टर्स का काम शुरू होता है। वो आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं
जिसके चलते आप ज्यादा समझबूझकर कदम उठाएंगे। कैथरीन मॉट खास तौर पर किसी स्टार्टअप के मैनेजमेंट एबिलिटीज पर ध्यान देती है। वह इंश्योर करना चाहती हैं कि वह स्टार्टअप मार्केट में एंटर करने के लिए जेन्युइनली तैयार है। इसी प्रोसेस के हिस्से के तौर पर वह टीम लीडर की स्किल्स को भी असेस करना चाहती हैं। क्या वह शख्स उस रोल के लायक है? क्या वो क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकता है? क्या वो इंसान टीम से स्मूथली एक साथ काम करा सकता है? अगर इन सभी सवालों का जवाब पॉजिटिव आता है, तब वह मान जाती हैं कि स्टार्टअप मार्केट में एंटर करने के लिए तैयार है। उसके बाद मॉट बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट के हिसाब से टारगेट मार्केट एग्जामिन करने की कोशिश करती है। टीम की क्वालिटी के हिसाब से इस प्रोसेस में 4 से 6 हफ्ते का वक्त लग जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में वक्त लगता है, लेकिन इससे फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। वह हमेशा इंश्योर करती है कि स्टार्टअप की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सेफ और सस्टेनेबल है। कुल मिलाकर एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट करना होता है और फेलो इन्वेस्टर्स से सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए ताकि आप सही फैसला ले सकें। जहां एक तरफ मोमेंटम इन्वेस्टमेंट इंट्यूशन और कनेक्शन पर बेस्ड होता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टार्टअप को उसके स्टैटिस्टिक्स और एक्सपीरियंस के बेस पर जज करता है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप के पीछे की वजह में इन्वेस्ट करता है, मतलब वह सोसाइटी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। क्या करें? एंजल्स को भी मेंटोर्स की जरूरत होती है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट मेंटर ढूंढ लें। वह एक्सपीरियंस्ड इंसान आपको अंदर की जानकारी और एडवाइसेस दे सकेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फील्ड के बारे में नहीं जानते, तो आपका मेंटोर आपको सही रास्ता दिखा सकता है और उन कंपनीज या स्टार्टअप्स में पैसे लगाने से रोक सकता है जिनके फेल होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फील्ड के बारे में नहीं जानते, तो आपका मेंटोर आपको सही रास्ता दिखा सकता है और उन कंपनीज या स्टार्टअप्स में पैसे लगाने से रोक सकता है जिनके फेल होने के चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।